राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके चहेते चैनल साहित्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा आपका जो प्यार भरा आदेश था कि लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर के वीडियो जारी किए जाएं, इससे पहले छोटे प्रश्नों के जो 1 अंक के प्रश्न आते हैं, यानी आपके पेपर में जो 20 अंकों के प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के, उनके हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी और पॉलिटिकल साइंस, इससे संबंधित वीडियोस जारी किए गए, जिसमें लगभग 5-5 वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के हैं। इसके अलावा आपके हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर भी जारी किए गए। आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अधिक स्नेह प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, जिसमें आप यूं कह सकते हैं कि 2 अंकों के प्रश्न और कुछ जो है वो 4 अंकों के प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं, और आपके निबंधात्मक प्रश्नोत्तर है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी जो 6 अंकों के प्रश्न आएंगे वो भी इसमें शामिल किए गए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो, जो आज का जो वीडियो है, ये जो प्रश्न बैंक है, आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनने वाला है। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे विद्यार्थी अपने कमेंट्स, अपना जो अनुभव है वो साझा करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ऐड रहते हैं तो जो ही वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा भी यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी है तो भी आप साहित्य क्लासेस चैनल को सर्च करें। सर्च करने पर साहित्य क्लासेस चैनल पर आप वीडियोज में जाएं। वीडियोज में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी आप हिंदी अनिवार्य के, हिंदी साहित्य के, पॉलिटिकल साइंस के और इंग्लिश यानी अंग्रेजी अनिवार्य के कक्षा 12th के सभी विषयों का आप अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड किया गया है और बहुत ही सारगर्भित शैली में अपलोड किया गया। आप यूं कह सकते हैं कि आप जिस प्रकार आप विद्यालय में अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार आप उन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए बहुत अधिक मेहनत से ये वीडियो बनाए गए हैं, तो आपका जब सपोर्ट रहेगा, आपका समर्थन रहेगा, तो मैं यूं चाहता हूं कि आपकी जो सफलता है, आपकी सफलता को निखारने में मैं बहुत अधिक प्रयास करता रहूंगा, और मेरा ये जो वीडियो है आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। 2021 की जो उच्च माध्यमिक परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें, आप मनोयोग पूर्वक इनको सुने। सुनने से आपके ये जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। लगभग आधा घंटा का समय होगा। आधा घंटे के समय में आपके लिए ये जो हिंदी अनिवार्य का पार्ट फर्स्ट, यूं कह सकते हैं कि पद्य भाग में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, वो सारे प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, और किस प्रकार उन प्रश्नों को लिखना है। आप अपनी शैली में लिखेंगे तो आपके अंक भी अच्छे आएंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आपके ये सूरदास वाले में से है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, गोपियों के इस कथन का आशय क्या है, स्पष्ट कीजिए। 2 अंकों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसमें, और बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गोपियों के इस कथन में उद्धव और कृष्ण दोनों के प्रति चुटीला व्यंग्य छिपा हुआ है। जब गोपियों की योग के प्रति अत्यंत अरुचि होते हुए भी उद्धव अपना योग का राग आलापे जा रहे थे, तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, आप कैसे ज्ञानी हैं? आपको पात्र अपात्र का भी ज्ञान नहीं है। यदि आपको योग की दीक्षा देने का इतना ही चाव है, तो उन लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल हो, अर्थात जहां के मन चक्री, अर्थात जिनका मन अस्थिर हो, उन्हें सौंपो। यह गोपियों का कटाक्ष श्री कृष्ण पर है, जो कल तक उनसे प्रेम करते थे और अब कुब्जा के साथ रमण कर रहे हैं। इस प्रकार आपको बहुत ही अच्छी शैली में उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी पद में गोपियों ने उद्धव को क्या समझाने का प्रयास किया है? यहां पर देखिए, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन तथा सगुण का समर्थन किया है, या यूं कह सकते हैं सगुण का मंडन किया है। गोपियों ने उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ईश्वर की आराधना के उपदेश की हंसी उड़ाई है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमें आप अपने निर्गुण का पूरा परिचय तो दीजिए। उनके पिता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, उनका निवास स्थल कहाँ है, उनका रूप और रंग कैसा है, उसकी रुचियां क्या है, इन सब के बारे में बताइए।
जो निर्गुण है, निराकार है, उसके बारे में इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर उद्धव ठगा सा रह गया। इस पद में सूरदास ने योग साधना को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बताया है, यानी बहुत ही अच्छा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एक के सादे सब सदिर सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सिंचगोर फूलई फलई अगाए, जो आपका वो दोहा है इसमें रहीम वाले में। तो इसके माध्यम से रहीम का कहने का क्या तात्पर्य? इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने एक ही साधना के माध्यम से सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाने के बारे में उपदेश दिया है। कवि ने कहा है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए, जिससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि मनुष्य एक बार में किसी एक ही कार्य पर पूरा ध्यान देकर उसमें सफलता पाने का प्रयत्न करता है तो उसे सफलता मिलती है, परंतु जो व्यक्ति एक बार में ही सारे कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करता है तो उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। रहीम इस लोकोक्ति के समर्थन में वृक्ष की जड़ को सिंचे जाने का दृष्टांत देते हैं। वृक्ष की जड़ को सिंचे जाने का दृष्टांत देते हैं। यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाएगा तो वृक्ष के हर अंग को पुष्ट बनाएगा। तना, डालियां, पत्ते, फूल, फल सब संतुष्ट होकर वृक्ष की शोभा बढ़ाएंगे। इस प्रकार आपको लिखना है। थोथे बादर क्वार के और करे पांचली बात, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, है ना वो आपका उसमें दोहा। तो उससे प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने क्या संदेश दिया है? प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने अपनी स्वयं की प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों पर आक्षेप किया है। कवि ने कहा है कि धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो उसके पास देने को किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन वह अपने अतीत की स्मृतियों को याद करके उनके किस्से लोगों से कहते रहता है। चाहे लोग उसकी बातों को माने या नहीं माने, परंतु वह बड़ा चढ़ाकर अपनी आत्म प्रशंसा करता रहता है। कवि ने इस प्रकार के व्यक्तियों की तुलना अश्विन मास के थोते बादलों से की है। जिस प्रकार अश्विन मास के बादल गरजते हैं परंतु बरसते नहीं हैं, ठीक इसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपनी आत्म प्रशंसा करता रहता है। कितना सुंदर उत्तर है। इसी प्रकार आप इन उत्तरों को लिखें, इसी प्रकार आपकी शैली भी यही होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नायिका का चित्र बनाते समय जगत के चतुर चितेरे को भी मुठ बनना पड़ा, बिहारी ने ऐसा क्यों कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नायिका का रूप सौंदर्य प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। पुराने आचार्यों और कवियों की मान्यता है कि जो क्षण क्षण में नवीनता धारण करे वही रमणीयता का वास्तविक स्वरूप होता है, वही रमणीयता अर्थात वही सुंदरता होती है। नायिका परम सुंदरी है, उसकी छवि हर पल बदलती रहती है, अतः बड़े बड़े कुशल चित्रकार भी उसकी छवि को अंकित कर पाने में असफल रहते हैं। चित्रकार के लिए गतिमान एवं परिवर्तनशील वस्तु का चित्र बनाना कठिन होता है। प्रियतमा के वास्तविक सौंदर्य का अंकन नहीं कर पाने के कारण ही कवि ने चतुर चित्रकार को भी मुड कहा है, क्योंकि वो प्रियतमा का वास्तविक चित्र है वो अंकित नहीं कर पाता है, इसलिए उसे मुड कहा है। अजू तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इकरंग, नाक बास बेसर लयो बसी मुकुतन के संग, ऐसा आपका एक दोहा है बिहारी का। इसका भावार्थ बताना है, भावार्थ बताना, लौकिक अर्थ नहीं पारलौकिक अर्थ बताना है। इसमें कवि ने तरियोना और बेसर नामक आभूषणों के माध्यम से सत्संग की महिमा का संदेश दिया है। कवि कहना चाहते हैं कि सगुणोपासक किसी वैदिक भक्तों का उपास करता है, वह उसे कहता है कि तुमने वेदों का अध्ययन किया फिर भी अब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं और संसारी व्यक्ति ही बने हुए हो, फिर तुम्हें इतने कठोर परिश्रम का क्या लाभ मिला? जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया है। संसार सागर से तरने के लिए लोग वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं, उनके बताए उपायों को अपनाते हैं। कवि के अनुसार यह मार्ग बहुत ही लंबा और कठिन होता है। इसके स्थान पर जो लोग मोक्ष प्राप्त महापुरुषों अथवा सांसारिक मोह से मुक्त पुरुषों के आचरण का अनुकरण करते हैं वे सरलता से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसका उत्तर यह होना चाहिए। बहुत ही सुंदर शैली में आपके लिए उत्तर प्रस्तुतिकरण है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें, बहुत अच्छी तरह से उनको सुने। अगला प्रश्न देखिए, भजन कयो ताते भजो, भजन कयो ताते भजो और सोते भजो गंवार, दूरी भजन ताते कयो सोते भजो गंवार। यानी भजन कयो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन ताते कयो सोते भजो गंवार, ऐसा आपके दोहा है जिसमें
इसमें देखिए दो तरह से इसका प्रश्न बन सकता है। एक तो इस दोहे के द्वारा कवि बिहारी के काव्य की कौन सी विशेषता सामने आती है, या इस दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पहला प्रश्न कौन सी विशेषता, तो इसमें बिहारी रीतिकालीन के कवि हैं, उनकी कविता रीतिकालीन कविता का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। रीतिकाल में रीति सिद्ध हैं, अलंकार प्रियता और उक्ति चमत्कार रीतिकालीन कविता की दो विशेषताएं रही है। इस दोहे में कवि ने भजन और भजों का चमत्कार दिखाया है। भजन और भजों का अर्थात भजन करना और भागने का अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त कवि ने उक्ति वैचित्र्य यानी बात को अनोखे ढंग से कहा है, इसका भी एक सुंदर नमूना है। कवि ने इसी का प्रयोग करके भगवान का भजन न करने वालों को गंवार बताया है। ये तो इसकी भाषा की विशेषता हो गई। और इसका यदि भावार्थ देखें, इस दोहे में कवि ने अपने मन को संबोधित किया है और कहा है कि हे मन, तुम कितने अज्ञानी हो। मैंने तुम्हें जिसे भजने के लिए अर्थात जिसकी पूजा करने के लिए कहा था, अपने जीवन में उससे दूर भागता रहा। एक बार भी आपने उसकी उपासना नहीं की। जिन बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा गया, ताउम्र उन्हीं की संगत में रहा। अर्थात मैंने तुम्हें सांसारिक माया मोह से दूर रहने के लिए कहा, ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा था। आपने भक्ति का मार्ग नहीं चुन करके सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त रहकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सका। अर्थात तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गया। इस प्रकार इनका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये भूषण वाले में से है, तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार। कवि भूषण ने इस कथन में शिवाजी की प्रशंसा किस रूप में की है, अपने शब्दों में लिखनी है। यानी शिवाजी की प्रशंसा किस रूप में की है। कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा केवल आश्रयदाता के रूप में ही नहीं की है, वह उनको एक आदर्श शासक और राष्ट्रीय नायक भी मानते हैं। छंद में कवि ने शिवाजी को शेषनाग, दिशाओं को हाथियों और हिमालय से भी बढ़कर दिखाया है। वह मानते हैं कि वास्तव में शिवाजी ही धरती का भार अपनी बलशाली भुजाओं पर उठाए हुए हैं। शेषनाग, दिग्गज और हिमालय को तो केवल कहने भर के धरतीधर हैं, अर्थात वो धरती का भार करने वाले, धारण करने वाले हैं। उन्हीं को जगत का भरण पोषण करने वाला बताया है। इस रूप में इन्होंने प्रशंसा की है। भूषण ने शिवाजी की सेना के प्रस्थान का दृश्य किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। शिवाजी पहला जो आपका पद है उसी पद में है। कवि भूषण ने अपने काव्य नायक वीर शिवाजी की सेना के प्रस्थान के दृश्य का जीवंत वर्णन किया है। कविवर भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंगों में अत्यधिक उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी सेना की शोभा अनुपम होती है। शिवाजी की सेना के प्रस्थान करते समय नगाड़ों की भारी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। हाथियों की मद धारा से बड़े बड़े नाले बहने लग जाते हैं। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलने से चारों ओर खलबली मच जाती है। गली गली में सेना के चलने की आवाज और हाथियों के टकराने से पहाड़ उखड़ जाते हैं। सेना के चलने से उड़ती हुई धूल के कारण सूर्य भी धूमिल हो जाता है। वह आकाश में तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। समुद्र थाली में पारे की तरह हिलने लग जाता है। इसी प्रकार शिवाजी की सेना के डर से सब जगह भय पैदा हो जाता है। शिवाजी के उत्साह, वीरता और दबदबे को साकार करने में कवि बहुत अधिक सफल रहा है। ये 4 अंकों वाला प्रश्न भी हो सकता है, ये 4 अंकों वाला प्रश्न ही आएगा इस प्रकार का। तो आपको इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रातः के नभ को बहुत नीला शंख जैसा बताकर कवि आकाशीय दृश्य की क्या विशेषताएं बताना चाहते हैं। ये उषा कविता में से है, आपके शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता लिखी हुई है। कवि इस कविता में ग्रामीण क्षेत्र के दूर दूर तक दर्शनीय आकाश के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। भोर के समय सूर्योदय से पहले धुंधलके में आकाश गहरा नीला या काला सा प्रतीत होता है। इस रंग में भोर के हल्के उजास का भी मिश्रण रहता है, अतः इसमें बहुत हल्की सी दमक भी होती है। कवि ने इसी कारण बहुत नीला शंख जैसा बताया है और शंख में एक प्राकृतिक दमक देखी जाती है, अर्थात एक प्राकृतिक सौंदर्य देखा जाता है। स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रातःकाल की किस दृश्य के बिंब को साकार किया है। इस पंक्ति में कवि ने भोर के नीले काले आकाश में छाई हुई उषा की लालिमा के दृश्य को एक बिल्कुल नए बिंब द्वारा हमारे सामने साकार किया है। आकाश काला है और स्लेट भी काली है। आकाश में उषा की लालिमा छाई हुई है और काली स्लेट पर लाल
खड़िया चौक मल दिया गया है। इस प्रकार कवि ने भोर के आकाश के लिए इस नए उपमान की सृष्टि की है, सृजना की है। उपमेय और उपमान की समानता से हमें कवि द्वारा देखे गए भोर के दृश्य की प्रत्यक्ष जैसी अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष से हम प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभूत होता है। कवि ने स्वानुभूत जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है वो स्वानुभूत किया है। कवि शमशेर बहादुर को प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है। कविता के आधार पर इस कथन पे अपना मत दीजिए। प्रयोगधर्मी का आशय है जो अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करे। प्रयोगधर्मी का अर्थ है कि अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करें। शमशेर एक प्रगतिशील सोच वाले कवि हैं। उन्होंने परंपरा से हटकर अपनी कविता में शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए हैं। उषा कविता का विषय प्रातःकालीन आकाश के दृश्यों का वर्णन है। कवि ने घरेलू बिंबों के माध्यम से इस दृश्य का अंकन किया है। आकाश को नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौक, लाल केसर से धुली शिल्प और लाल खड़िया चौक से मिली हुई स्लेट के माध्यम से उन्होंने उपमित किया है। ये सभी प्रयोग नए हैं। अन्य कवियों ने भी प्रातःकाल का वर्णन किया है, लेकिन शमशेर का यह बिंब विधान सबसे अलग है, अनोखा है, अनूठा है, अनुपम है और सुंदर है। अगला प्रश्न देखिए। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों का व उपमानों का एक जीवंत दस्तावेज है। स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। नवीन बिंबों और उपमानों का एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी में प्रयोगवादी कविता का युग आया तो कवियों ने परंपरा से चले आ रहे बिंब विधान और उपमानों के स्थान पर नए नए प्रयोग किए। यानी जैसे रीतिकाल में जो उपमान काम में लिए जाते थे उनसे हट करके और आधुनिक युग के कवियों ने उपमानों को अर्थात यथार्थ उपमानों से काव्य को सजाने का प्रयास किया है। कवि शमशेर को भी प्रयोगधर्मी कवि कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में नए नए उपमान सजाए हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित उनकी कविता उषा उसके नए प्रयोगों को प्रस्तुत करती है। उषा कविता में कवि ने भोर के दृश्य को चित्रित करने के लिए आकाश को नीला शंख, राख से लिपा गया चौका, लाल केसर से धुली काली शिल्प, लाल खड़िया से मली गई स्लेट और नीले जल में हिलती किसी गोरी देह को बताया है। ये सभी बिंब और उपमान नए प्रयोग हैं जो प्रयोगवादी कवियों द्वारा नवीन उपमानों का प्रयोग किया। उन्हीं में से ये स्वानुभूत उपमान भी है और घरेलू बिंब भी है। शिवाजी के क्रोधित होने पर औरंगजेब और उसके सिपाहियों की क्या दशा हुई और क्यों, ये लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक राजा होने के नाते शिवाजी को सबसे श्रेष्ठ दरबारियों के बीच स्थान मिलना चाहिए था, किंतु 6 हजारियों के बीच स्थान पर मिलने पर उनका स्वाभिमान भड़क उठा। उन्होंने भरे दरबार में बादशाह को सलाम नहीं करके उसको चुनौती दे डाली। उनको भड़कते हुए क्रोध से उनके लाल मुख को देखकर जहां सिपाही भयंकर संकट का आगाज पाकर पीले पड़ गए थे, वहीं सार्वजनिक अपमान से औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया था। अर्थात शिवाजी के क्रोधित होने का असर उनकी सिपाही सेना पर और बादशाह औरंगजेब पर भी पड़ा, जिससे औरंगजेब है वह स्वयं भी डरने लग गए थे। अब अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न को देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 6 अंकों वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। सर्वविदित है कि रीतिकाल के श्रृंगार में वातावरण में कवि भूषण ने लीक से हटकर वीर रस का संघनाद किया था। उन्होंने महाराज शिवाजी और छत्रसाल को अपने काव्य का नायक बनाकर उनकी वीरता, धाक और रण कौशल का वर्णन किया है। महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना सजाकर उत्साह से भरे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है और शिवाजी उस समय वीर रस में ओतप्रोत है। नगाड़ों की ध्वनि उद्दीपन बनकर उनके उत्साह को बढ़ा रही है। छंद पाठकों के मन में भी वीर रस का संचार कर रहा है। एक दृश्य और देखिए। वीर शिवाजी अहंकारी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं। शिवाजी को नीचा दिखाने के लिए उन्हें 6 हजारी मनसबदारों जैसे छोटे पद वालों के साथ स्थान दिया गया। कवि यहाँ पर भी शिवाजी के वीर स्वभाव का परिचय कराता है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है और वीर को अनुचित और स्वाभिमान पर आघात करने वाले
आचरण पर क्रोध आना स्वाभाविक है। निर्भीक, स्वाभिमानी और वीर पुरुष भरे दरबार में औरंगजेब को चुनौती देते हैं। इसी प्रकार अन्य संभावित छंदों में भी हम महाराज शिवाजी की वीरता और शत्रुओं पर उनकी धाक का प्रमाण देखते हैं। और वो कहे ना, तेरी करबाल धरे मल्ल छन को करे मल्ल छन को काल, है ना। मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी इस प्रकार के बहुत सारे जितने भी आपके जो इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, आपको उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना, जैसे देखिए मैंने इनके नीचे अंडरलाइन किए, तो आपको भी जो जहां पे कोई आप उदाहरण देते हैं या इसी प्रकार का कोई अन्य कोई प्रकट करते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे अंडरलाइन करना आवश्यक है, ताकि परीक्षक जो होता है, परीक्षक का सीधा ध्यान उस पर चला जाए और आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त हो जाए। आगे लिखा कि जहां पातशाही वहां दावा शिवराज को, जहां पातशाही वहां दावा शिवराज को। जैसे कथन शिवाजी महाराज की वीरता के प्रमाण दे रहे हैं। यानी जितने भी जो पद हैं उन सभी पदों में भूषण ने वीर रस को जिया है, वीर रस को ही उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस अंश के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। भूषण का कोई भी पद उठाकर देख लीजिए, उसमें वीर रस की सौंधी सौंधी खुशबू अवश्य ही मिलेगी। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।